यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। आज इस कार्यक्रम में सुनिए सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता सुधीर पांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार। आज जो सितारा हमारे सामने हैं उनके कामों की सूची तो बहुत लंबी है और कुछ ऐसा परिचय है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो शायद आप जान सकें। फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन हाँ, सीरियल जो है धारावाहिक बुनियाद में आपने देखा इन्हें। फिर उसके बाद बहुत बाद में आजकल के अगर धारावाहिक की बात करें तो ससुराल गेंदा फूल में अमरनाथ कश्यप थे और बुनियाद में लाला गेंदामल, और उसके बाद बहुत लोकप्रिय धारावाहिक था अमानत जिसमें लाला लाहौरी राम बने, और बहुत सारी फिल्मों में कभी इंस्पेक्टर तो कभी किसी और रोल में आपने देखा। फिल्में भी बहुत लंबी हैं, यानी कि फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। शान है, ये नज़दीकियाँ, शक्ति, माटी मांगे खून, वारिस, अग्निपथ, टॉयलेट एक प्रेम कथा और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो जब हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत, जी हाँ, एक और बड़ी पहचान है आपकी, आपके पिताजी हमारे आकाशवाणी के राष्ट्रीय समाचार के वाचक रहे और पर्याय थे, यानी कि हिंदी समाचार की अगर बात हो तो सिर्फ एक ही नाम सबकी जबान पे था और वो था देवकी नंदन पांडे जी। जी हाँ, श्री देवकी नंदन पांडे के सुपुत्र हमारे साथ हैं। अब तो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं सुधीर पांडे जी। सुधीर पांडे जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपकी यात्रा शुरू करते हैं। मुंबई की किस तरह से शुरुआत हुई? बस वो फिल्म इंस्टीट्यूट से मैंने पास किया और सन 74 में मैंने ज्वाइन किया था। तो 2 साल का कोर्स होता है, तो 74 से 76 जी, तो ये 2 साल में पूना में था। 76 से मैं बॉम्बे आया पास आउट होके। तो 74, 75, 76 ये 2 साल। तो बीच में जब दिल्ली जाता था तो कुमुद भाई बहुत खुश होते थे, कुमुद नागर जी। कहते थे अरे यार तू छुट्टी पे आया हुआ दिल्ली, गर्मी की छुट्टी में चले जाते थे, तो आया हुआ है नाटक कर डालें। अच्छा। तो मैं दिल्ली जाके वो कुमुद जी के साथ प्ले करते थे। हाँ। तो कुमुद जी बड़ी अच्छी कुंडली भी देखते थे। अच्छा। तो वो बात बतानी मैं भूल गया। जब मैं FTI के लिए अप्लाई कर रहा था तो उधर प्ले की रिहर्सल चल रही थी। तो मेरी मेमोरी यह है कि मुझे डायलॉग फटाफट याद, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। उस दिन मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था जी। और जो मैंने बताया रिटन टेस्ट FTI का वो होने वाला था। तो उससे पहले उन्होंने कहा यार क्या हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कहाँ खोया हुआ है? मैंने खोया हुआ नहीं हो, सर टेंशन है कि फिल्म इंस्टीट्यूट में मैं अप्लाई। हाँ तो क्या हो गया? नहीं बस ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं कैसा होगा पेपर। मैंने कहा ऑडिशन का डर नहीं है, ये रिटर्न का जरा घबराहट हो रही है। अच्छा सुन, कल रिहर्सल में आएगा ना, कुंडली लेकर आ, है घर में? अच्छा। तो मैंने कहा है। तो वो लंबी जो रोल वाली पुराने जमाने की कुंडली लंबी वाली, लंबी ऐसे रोल बना के जी, तो कुंडली मंगवा ली उन्होंने। कहने कुंडली लेकर आना तो कल। उनका ठीक है। जो रिहर्सल थी हमारे घर के पीछे एक कम्युनिटी हॉल था, वहीं हम करते थे। तो वहां पहुंचे, कुंडली खोली उन्होंने, अब कैलकुलेशन करके रिहर्सल रुक गई, सब पूरी कैलकुलेशन करने बैठ गए। कैलकुलेशन करके बैठने के बाद कहते हैं कि कोई नहीं रोक सकता तुझे, हो गया एडमिशन, हो गया तेरा।
जी। क्या बात कर, बोले मैं बता रहा हूँ। तो मुझे जब वो टेस्ट देने जा रहा था बाद में, तो जब मैं पूना से 74, 76 जैसे पास आउट होके बॉम्बे आया जी। तो बीच में चाहता था तो नाटक कर लेता था। तो जब फाइनली आया तो फिर तो जाना था नहीं, क्योंकि फिर तो यहीं रहना था। तो फिर कुमुद भाई से मैंने कहा, कुमुद भाई यहाँ आ गया हूँ, तो कुंडली तो आपने देखी थी जी। तो क्या है? बोले सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं जी। वो मुझे हौसला कहने का भाई संघर्ष तो रहेगा ना थोड़ा सा, एकदम तो कोई कुछ देगा नहीं जी। तो अब करो, भाग दौड़ करो, देखो क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो 76 में जब आए तो अब किसी को जानते नहीं थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप आ तो जाते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा का जो जीवन है, घर का किराया है, 2 वक्त की रोटी है, इसका इंतजाम सबसे पहले करना जरूरी होता है। आने जाने के लिए पैसे चाहिए, वाहन चाहिए। जी। तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अच्छा, कई पैसे वाले या ऐसे कह लो कि जिसके पिताजी फादर बिजनेस होता है उनका घर का, वो कहते हैं जा बेटा एक घर लेके दे देते हैं, हाँ, गाड़ी लेके दे देते हैं, जी, ट्राई कर जब या तक किसी के कोई परिचित है रह लिए या वहां रह लिए। तो उसमें क्या होता है, उन लोगों को एक ये हो जाता है कि भाई अरे रहने का हमारा ठिकाना हो गया। एक तरफ से निश्चिंत है, बाकी सिर्फ संघर्ष करना है इसके लिए। यहाँ तो सब चीज के लिए संघर्ष करना है आपको। तो वो एक बड़ी दुविधा वाली बात, बहुत बड़ी चीज है, चुनौती है बहुत। बिल्कुल बहुत बड़ी। तो मेरे एक मित्र हैं, वो भी हमारे साथी था वहाँ इंस्टीट्यूट, उनका वही था कि घर दे रखा था पिताजी ने, बिजनेस फैमिली से थे। तो हम लोग वहां पूना से निकल के मैं जब आया तो उसने कहा कि भाई मेरे यहाँ, तो मैं पहले उसके यहाँ पहुंच गया। मैंने कहा कि भाई देखते हैं, अभी हफ्ते 10 दिन में डिसाइड करता हूँ क्या करना है। तो उसने कहा नहीं आराम से रह जाएगा। मैंने कहा नहीं, रहने का नहीं ये, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये होगा मुझे फ्री में रहने की आदत पड़ जाएगी, दोस्ती में कहीं ना मेरा कहीं पर्पस जो है, गोल जो टारगेट है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे वो नहीं करना है। अच्छा। चाहे मैं कहीं पेइंग गेस्ट रहूं, चाहे कहूं, लेकिन मुझे तो रहना वैसे ही पड़ेगा अपने दम पर। अब वो तलाश की, तो उस वक्त जो भी थोड़े पैसे घर से जो लास्ट में लाया हुआ था, वहां से जो वहां हमारे पूना में बैंक में रखे हुए थे, वो पैसे फिर हम लोग यहाँ ले आए थे। तो थोड़ा सा अमाउंट था वो 3-4 महीनों का, उसमें से निकल सकता था। उस वक्त के बॉम्बे में इतना महंगा नहीं था। तो अब समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। फिर ये हुआ कि भाई ऑल इंडिया रेडियो में मैं ऑलरेडी ए ग्रेड का आर्टिस्ट था। ओह, नाटक में जी। फिल्म्स डिवीजन में मैं कमेंट्री किया करता था दिल्ली में। जी। वहां भी मैं वो था अप्रूव्ड कमेंटेटर। और दिल्ली दूरदर्शन तब बन चुका था, मतलब प्रोटोटाइप था और शुरू हो चुका था, तो उसमें भी मैं सेलेक्ट हो चुका था। बल्कि एक नाटक भी किया था मैंने। अच्छा। दिल्ली में उस वक्त एफटीआई जाने से पहले छोटा सा नाटक था, और रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं होती थी, कैमरा होते थे बड़े बड़े कैमरा जी, और 8-10 दिन की रिहर्सल में फिर वो लाइव करते थे। जी जी जी। तो स्टेज वाला हिसाब, गलती हो गई तो वहीं संभाल लो, और ये वैसा था। वो एक अनुभव हो चुका था, लेकिन वहां अप्रूव्ड हो गया था मैं। जी जी जी। तो फिर यहाँ पर बॉम्बे में उस वक्त वॉइसिंग का बहुत जोर था, मतलब विविध भारती में ही कमर्शियल हो गया था। जी, कमर्शियल्स बनते थे। जी। तो कमर्शियल्स खूब बनते थे, वॉइस ओवर्स होते थे, एड्स बनते थे, रेडियो एड्स। तो यहाँ पर 2-3 लोगों का बोलबाला था, अमीन सैनी साहब का जी, विनोद शर्मा जी, और एक और थे बृजभूषण जी। उस जमाने में इनका दबदबा था। बृजभूषण पुराने सीनियर, तो वो थे, इन लोगों का दबदबा था जी। तो उसमें विनोद शर्मा जी से मेरा थोड़ा सा अच्छा वो था, और पिताजी के साथ मेरे विनोद शर्मा जी की बहुत घनिष्ठता थी जब वो रेडियो दिल्ली में थे। जी, वो रेडियो से थे, इसलिए रेडियो कहने वाले थे। जी। फिर वो यहाँ आ गए थे एक्टिंग के लिए, और फिर वो बाद में फिर तो वॉइसिंग में फिर वो उस जमाने में दिग्गज थे। तो एक दिन मैंने कहा कि एक काम करूं, सारे जो मेरे अप्रूवल्स हैं वो बॉम्बे मंगवा लेता हूँ जी। तो मैंने रेडियो का भी मंगा लिया, उसे मंगा लिया। तो रेडियो में तो खैर इतने प्रोग्राम मिलते नहीं थे, लेकिन टीवी का मैंने मंगवाया जी, और फिल्म्स डिवीजन का जी। तो फिल्म्स डिवीजन में कमेंट्रीज मिलती रहती थी मुझे जी। और टेलीविजन में भी 1-2 प्रोग्राम ऐसे थे, एक जिसमें पूरी एक डॉक्यूमेंट्री जैसी होती थी जी जी, उसको लिखता भी मैं था, उसका जो है वॉइस ओवर, और बोलता भी था। अच्छा। तो वो 3-4 प्रोग्राम मेरे फिक्स हो गए थे। तो पैसे आने लगे। अब पैसे आने। पहली बार जब मैं विनोद जी के पास गया तो कहने लगे, देख, वो तो ऐसे बोलते थे अपना मदद, देख भाई तू देवकी का बेटा है और वो सब ठीक है, तो मेरे बेटे जैसा है, और बस कभी कोई दिक्कत हो वो खाना पीना खाने करने में, लेकिन जहां तक काम का सवाल है, जब तक मैं तेरा काम देखूंगा नहीं, काम दूंगा नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा काम जब देंगे तभी तो देखेंगे जी। तो कहने लगा हाँ, इसीलिए एक काम कर, मैं तेरा ऑडिशन लूंगा, तो यहाँ ला। तो रेडियो जेम्स वर्ली में हुआ करता था। अच्छा। उसके जो ओनर थे गोयल साहब, वो विनोद जी के पार्टनरशिप थी, और वही सब मिलके प्रोग्राम करते थे।
तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि हमारी रिकॉर्डिंग है, 3-4 ड्रामे उस दिन रिकॉर्ड। तो एक प्रोग्राम होता था जी, उसका नाम था पत्थर बोल उठे। अच्छा। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था वो। उसमें होता ऐसा था कि ऐतिहासिक जगहों के जो पत्थर थे, हाँ, वो उस जगह की दास्तां सुनाते हैं, तो उसमें पात्र आते थे, उसमें अलग अलग पात्र होते थे, और जो पत्थर होता था वो सूत्रधार जैसा होता था, अपनी दास्तां सुनाता था। हाँ। क्या और बड़ा पॉपुलर था वो प्रोग्राम। तो विनोद जी वो करते थे। तो मैं गया, मैंने कहा कि बताइए। तो तू आ जा, उस दिन हमारी रिकॉर्डिंग है, 4-5 रिकॉर्डिंग है, उसी दिन आ जा तो सुन लेंगे। मैं कहा ठीक है। मैं वहां पहुंचा, रेडियो जेम्स, वो मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह पहले देखता रहे सारा दिन, रिकॉर्डिंग देख, लंच वंच कर, कैसे होता है, क्या है, सब क्या देख होता है। मैंने कहा बताया मुझे, नहीं तो देखना, ये कमर्शियल का अलग हिसाब होता है और ये वो तो देख। तो मैंने कहा ठीक है। फिर लंच खाना, उसके बाद फिर बैठ गया। मैं क्या करता, दिमाग में यही चल रहा था, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ वहां सबकी, और ये प्रोग्राम पॉपुलर था, 2-3 जगह और था। तो मैंने बस मन में यही चल रहा था कि भाई एक बार ये रेगुलर प्रोग्राम आ जाए तो कम से कम एक कमाई का जरिया बन जाएगा, अच्छी आमदनी हो जाएगी। हाँ, हर हफ्ते 2 या 15 दिन में भी 2-3 रिकॉर्डिंग आ गई। तो वो सब मैं दिमाग में मेरे वो चल रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे 3-4 पन्ने दिए। एक में और सब वैरायटी दी। अच्छा। एक में कॉमेडी दिया, कॉमेडी सीन था। एक उन्होंने सूत्रधार, मतलब वो पत्थर बोल उठे का, जो पत्थर का सूत्रधार का वो दिया। एक में कैरेक्टर दिया, सीरियस किस्म। ऐसे 3-4 उन्होंने पन्ने अलग अलग भाव के, अलग अलग तरीके के। तो हो गया, तो सब तक पढ़ ले। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा लिया, मैं सब कर लिया। फिर लंच ब्रेक हो गया, ब्रेक में लोग खाने चले गए। तो रिकॉर्डिस्ट जो थे वहां पर, और जुबैरी साहब बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट थे। तो उन्होंने, तो विनोद जी ने कहा चल भाई आजा, तैयार है? मैं कहा बिल्कुल। तो माइक्रोफोन वगैरह लगा, सब कुछ हुआ, और उन्होंने कहा भाई कौन सा करेगा? मैंने कहा मैं 4 कर देता हूँ, अपने अपने ढंग से, अपने ऑर्डर में कर दूंगा, आप सुन लेना बात। वो पीछे रिकॉर्डिस्ट हैं और वो बैठे हुए, और मैं शुरू हुआ। मैंने कहा पहले मैं ये कर रहा हूँ, मैं शुरू हुआ। अब चलता रहा, वो रोक नहीं रहे हैं। तो मैं समझ गया कि इनको अच्छा लग रहा है। तो हुआ, पूरा कर दिया मैंने पन्ना, जितना दिया था जी। ऐसे ही सारे पन्ने हुए। अच्छा। और अलग अलग जो कैरेक्टर्स थे वो भी किए जी। बाद में आए, मुझे गले लगाया, मैं उनके पांव छूता था हमेशा। तो उनका बहुत योगदान है, मतलब ये कह लीजिए, उन्होंने सख्त बहुत वो थे उस मामले में कि भाई काम आना चाहिए। हाँ, जाहिर है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो उतनी आवाज सुनकर भी लोग जज कर सकते थे कि कर लेगा ये बच्चा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा तू मेरे देवकी का बेटा है, तू मतलब मेरे लिए तो तू बच्चा ही है जी। लेकिन काम का जहां तक सवाल है, उसमें कोई समझौता नहीं। हाँ, तो वो चीज उनमें थी। और यही वजह है कि उन्होंने बाद में, वो जब तक जीवित रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मतलब उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है जी। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
तो वहां से फिर एक रेगुलर कमाई का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन फिल्म वाला काम फिर भी नहीं हुआ जी, कि भाई फिर? अब वो सिलसिला शुरू हो गया, चलो भाई खर्चे निकलने लगे। लेकिन आपका लक्ष्य था तो आप फिल्म। हाँ, और तो कुछ कर नहीं सकते थे, जी। कुछ था ही नहीं। नहीं, जैसे ये भी तो हो सकता था कि ठीक है इतने में चला लेंगे काम। नहीं, वो नहीं था, फिल्म चाहिए मेरा थी, था एक्टिंग फिल्म। करनी। हाँ हाँ, मेन फिल्म ये था कि एक बार वो करना है। जी तो उसमें देर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो फिर थिएटर किया जाए तब तक। तो फिर इंडियन पीपल्स थिएटर, जिसे IPTA बोलते हैं, इप्टा, जी, इप्टा मुंबई, वो मैंने ज्वाइन किया 78 में। और उसके बाद 78 से लेकर 98 तक मैं उस संस्था से जुड़ा रहा। अच्छा। और बहुत नाटक किए मैंने, बहुत स्टेज के नाटक। तो होता ये था कि जो समय, जो एनर्जी थी, जो एक कि भाई पर्दे पे कब पहुंचेंगे, वो रोल कब मिलेगा, जिससे एक नेशनल संतुष्टि लेवल हो पे मन में, हाँ, खुशी रिकॉग्निशन मिले। मिले, खुशी मिले, और जिस तरह का रिकॉग्निशन चाहता हूं वो मिले, वो एक अंदर अर्ज रहती थी। लेकिन ये था कि वो एनर्जी का आउटलेट के लिए थिएटर से अच्छी कोई चीज नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि संगीतकार, पेंटर, गायक, ये अपनी प्रतिभा का अकेले बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं जी। लेकिन एक्टर के लिए अभ्यास के लिए दूसरा चाहिए जो उसे देखे। हाँ, आप खाली आईने के सामने खड़े होकर नहीं कर सकते। क्योंकि एक्टिंग जो है वो कहने की और सुनने की प्रक्रिया है। क्या बात है ये। हाँ, आज पहली बार सुन रहे हैं, मतलब ध्यान दे रहे हैं इस बात पर। बिल्कुल सही बात है कि जब हम कुछ कह रहे हैं, वो दूसरे के कानों में पड़ रहा है, उसका रिएक्शन हो रहा है, तो उसका जवाब आ रहा है कि जो हम कह रहे हैं उस तक पहुंच रहा है कि नहीं, पहुंच रहा है कि नहीं, और वो ले रहा है कि नहीं, सही कहीं और खोया हुआ है। हाँ, तो बेकार है। दूसरा जो पात्र है बांध नहीं पा रहा है इसका मतलब। वो नहीं। अगर मैं एक बात अपने सामने वाले पात्र से कह रहा हूं जी, और वो पात्र का ध्यान कहीं और है, या वो अपने दिमाग में उसकी लाइनें बैठ रही हैं कि मुझे ये जवाब देना है, वो तो बात की बात है ना जी। तो ये एक इसलिए जो एक्टर है उसके लिए थिएटर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रियाज का माध्यम है। जी बिल्कुल, ये बात तो है। फिर पहली फिल्म कैसे मिली आपको? पहली फिल्म जो उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, कलर नहीं हुआ था। जी, टीवी तो हाँ। तो यहाँ पर बॉम्बे दूरदर्शन में एक ड्रामा प्रोड्यूसर थे, वीरेंद्र शर्मा जी। बहुत टैलेंटेड थे वो, और वो भी पुराने NSD के वो थे। वो यहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे जी जी, बॉम्बे दूरदर्शन में। बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने ड्रामे किए हुए थे और बड़े उनका वो था। और बॉम्बे दूरदर्शन के नाटक लोग देखते भी, उसकी ऑडियंस भी थी। तो जब मैं उनसे मिला था तो वही बात हुई, उन्होंने मेरा काम देखा जी। तो उसके बाद से मुझसे कहने लगे, यार मेरा दिल करता है कि तुझे हर नाटक में लूं, लेकिन सरकारी मामला है, बंदिश है, रिपीट नहीं कर सकता बार बार जी। तो जब टर्न आएगी करूंगा। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर एक प्ले कर चुका था। फिर दूसरा जो प्ले था 78 में, उसका नाम था कलंक। अच्छा। एक कलंक नाम का प्ले था, 45 मिनट का प्ले था, शॉर्ट प्ले, बड़ा प्ले नहीं था। क्योंकि उन दिनों दूरदर्शन में क्या होता था कि हर महीने 45 मिनट 50 मिनट के प्ले होते थे, और तीसरे महीने में फुल लेंथ प्ले होता था 2 घंटे का, 2.5 घंटे। चंक फिक्स था कितने मिनट का, कौन सा होगा? जी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये प्ले है, बहुत खूबसूरत प्ले है, उसमें 2 ही पात्र थे, तो मैं चाहता हूँ ये मेन रोल तू करे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, बहुत बढ़िया था। तो हम दूरदर्शन आता था मैं रिहर्सल करने के लिए, तब तक अपना जगह रहने वहने का हो गया था। मैं क्योंकि एक लॉज थी वहां, मैंने कमरा ले रखा था, घर वर नहीं था, तो लॉज में थी, बाहर खाता था चेंबूर में। तो वहां से मैं दूरदर्शन वर्ली आता था और रिकॉर्डिंग भी वर्ली में ही होती। तो वो प्ले की हम लोगों ने रिहर्सल शुरू की, और जैसे जैसे वो प्ले बनता गया बहुत ही खूबसूरत बन गया। 2 ही पात्र थे। अच्छा। और उसकी रिकॉर्डिंग हुई, सब कुछ हुआ। वो प्ले, उसके इतने जबरदस्त व्यूज मिले जी। अभी बल्कि एक कुछ दिन पहले मैं पुरानी किताबें और कुछ चीजें कर रहा था, तो उसमें एक कटिंग मिली। अच्छा। उस जमाने की 78 की, जिसमें मेरे उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ थी, पेपर में आया था। क्या बात। तो वो नाटक जो था, एक उस जमाने में एक डायरेक्टर हुआ करते थे फिल्म के, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम था दुलाल गुहा जी। अच्छा, उन्हीं दिनों मेरे थिएटर के प्ले तो चल ही रहे थे जी। शोज चले, पृथ्वी थिएटर बन गया था, तो वहां हमारे नाटक होते थे जी। तो वो दुलाल गुहा जी ने प्ले देखा जो टीवी पे आया। टीवी पर आया तो टीवी पे आया, और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैं कहीं जाने वाला था और मेरी फैमिली थोड़ा समय ले रही थी तैयार होने में। मैं तैयार हो चुका था, तो मैं बैठा, मैंने टीवी ऑन किया, तो उन्होंने कहा कि ये नाटक आएगा। तो मैं कहा यार नाटक देखते हैं। नाटक देखने बैठे तो थोड़ा सा नाटक शुरू हुआ, तो कहते मेरी फैमिली वाले तैयार होकर आ गए। तो मैंने उनसे कहा नहीं, अब बैठो, मुझे ये नाटक देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा। या लड़का कौन है पता नहीं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओहो, क्या बात। ये मुझे उन्होंने बाद में बताया। तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उस वक्त वो ये फिल्म प्लान कर रहे थे, उसका नाम था धुआं।
अच्छा, धुआं। धुआं नाम था। उसमें मिठुन चक्रवर्ती थे और रंजीता थी हीरोइन, राखी जी का सेंट्रल कैरेक्टर था जी, अमजद खान साहब थे, और उसमें मुझे ये वन ऑफ द पिवटल कैरेक्टर उसमें मुझे मिला। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। उसी दौरान फिर मुझे शान भी मिली जी, रमेश सिप्पी साहब की। वो मेरा स्टेज प्ले देख के गए थे। अच्छा, हाँ। तो क्या हुआ कि उस वक्त उन्होंने वहां स्टेज प्ले देखा, यहाँ इन्होंने दूरदर्शन का ये प्ले देखा, तो ये मुझे नाटक में मतलब मेरा काम देख के मुझे काम मिला। क्या बात है। मतलब एक बात और है कि किस तरह से मेहनत रंग लाती है। हाँ, ये हाँ, आपकी बात से ये बिल्कुल साबित होता है और प्रमाणित होता है, बल्कि कहना चाहिए। क्योंकि क्या होता था, बड़ा ताज्जुब मुझे होता था इस बात का कि जब एक्टर्स उस जमाने में अपनी जेब में तस्वीरें लेके प्रोड्यूसरों के दफ्तर जाते थे और कहते थे जी मैं, अच्छा ये शब्द मैंने यहीं आके सुना जी, क्या कर रहे हो साहब? स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहा है। अब ये जो स्ट्रगल है ये बड़ा अजीब सा शब्द है। जी बिल्कुल, स्ट्रगल में एक हेल्पलेसनेस, एक नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा। मैंने जीवन में अपने आप को स्ट्रगलर कभी नहीं कहा जी, और ना मैंने कहा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ, ये मेरी खोज है। खोज भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, और साथ सीख भी में। रहा हूँ। बस मैं किस मकाम पे पहुंचता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसको एंजॉय कर रहा हूँ। सही और बात है। आगे के लिए जमीन तैयार हो रही है, कह सकते हैं एक ना जमीन आप। तैयार हो रही है और मेरा खुला मन है। लेकिन देखिए ना, बात तो बिल्कुल सही है सुधीर जी की, ये जमीन ही तैयार हो रही थी और वो इतनी मजबूत तैयार हुई कि सामने से आपको लोगों ने बुलाया। जी जी, जी और रमेश सिप्पी जैसे प्रोड्यूसर बुलाया तो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शान का ये गीत यहाँ पर सुनते हुए चलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जीते हैं शान से। हाँ हाँ हाँ। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। लेते हैं किसी का जो नाम, उनको हजारों सलाम, कभी रुकते नहीं, कहीं झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। लेते हैं किसी का जो नाम, उनको हजारों सलाम, कभी रुकते नहीं, कहीं झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। यार की गली से गुजरते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। फिल्मों की तो बात अभी शुरू हुई है,
कितनी बातें चलेंगी सुधीर जी? आप बताइए, जहां फुल स्टॉप लगाना हो बता दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे लगा देंगे? हमारे श्रोता जानना चाह रहे होंगे कि शान के बाद आपको कौन कौन से फिल्म मिली। तो सुधीर जी, उसके बाद फिर तो जाहिर है कि आपकी जो मेहनत है वो तो है ही, और आपका जो आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा स्ट्रगल किया, उससे ज्यादा बेहतर है कि आपने चुनौतियों को स्वीकार किया और उसको अच्छे ढंग से लिया, और इसलिए आप दिन ब दिन आगे बढ़ते चले गए। फिर किस तरह से ये गाड़ी जो है वो और तेजी से बढ़ने आगे? फिर क्या हुआ कि शान तो चलिए ठीक थे, एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे शक्ति के लिए जी रमेश सिप्पी साहब ने फाइनल किया था। अच्छा। और सलीम जावेद साहब राइटर थे उसके भी, शान के भी। तो उन्होंने डिसाइड किया और मुझे कहा कि शक्ति में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो आप करिएगा। तो उन्होंने सुनाया मुझे, तो वो एक डबल क्रॉस का कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर था जी। अमरीश पुरी जी और कुलभूषण खरबंदा के का एक डबल क्रॉस होता हाँ। है जो एंड में मरवा दिया जाता। तो मुझे वो अच्छा लगा कैरेक्टर, मैंने कहा ठीक है। हुआ क्या कि शक्ति के प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी खुद नहीं थे जी, वो मुशीर रियाज साहब उसके प्रोड्यूसर थे, दूसरे प्रोड्यूसर थे। और उसी बीच रमेश सिप्पी की ये शान चल रही थी शूटिंग, जो कि उनका प्रोडक्शन था, शोले के बाद प्रोडक्शन था। मल्टी स्टारर, ये भी बहुत बड़ा था, और शोले के बाद का था। हाँ, लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी थी, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। मल्टी स्टारर वो भी फिल्म थी बिल्कुल। तो उसकी शूटिंग, वो रमेश जी का अपना प्रोडक्शन, तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ प्रोड्यूसर दूसरे थे, वो दिलीप साहब की डेट, अमिताभ जी की डेट, ये वो राखी जी फंड से इकट्ठे करने, प्रोड्यूसर के पास जब होता है तभी शूट रखना चाहेगा। तो इनको रमेश जी को उन्हीं पे डिपेंड करना पड़ता था कि भाई वो वहां जब तैयारी हो जाएगी तब करेंगे। तो शूटिंग शक्ति की डिले होती जा रही थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई ये डिले होती जा रही है। तब तक शान का ये चल रहा था शूट इनका। तो एक दिन मुझे बुला लिया रमेश जी ने, उन्होंने कहने लगे देखो भैया शक्ति में तो लग रहा है टाइम जी, वो खिसकती जा रही है। ये शान में हमारे कुलभूषण के साथ ये 3-4 कैरेक्टर्स हैं, तो ये वाला कैरेक्टर तुम कर लो। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाहता नहीं था कि, मैंने कहा ये कैरेक्टर में कुछ ज्यादा है नहीं करने को जी, तो क्या करेंगे, वही अपना कुलभूषण के साथ आप खड़े हैं, गैंगस्टर टाइप का है जी, कुछ है नहीं। तो मैं थोड़ा झिझक रहा था, कहा था कि चलो भाई शक्ति जब होगा शुरू तभी कर लेंगे ना। लेकिन दूसरी तरफ ये लग रहा था कि इतने बड़े डायरेक्टर और सामने से कह रहे हैं और इनको बुरा ना लगे, तो मैं थोड़ी दुविधा में था जी। फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं चलो यार कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कुछ और तो अभी कर नहीं रहे, तो ये कर लेते हैं। तो कर लिया और वो कंप्लीट हो गई फिल्म। उसके बाद वो फिल्म रिलीज हुई, तो ठीक है, लोगों ने देखा, पहचाना कि यार फिल्म की थी तुमने। मैं कहा ठीक है, हाँ भाई, एक रेगुलर कैरेक्टर कर लिया। मैं शक्ति के लिए वेट कर रहा था जी। फिर धीरे धीरे शक्ति की शूटिंग शुरू हुई, रोल अच्छा निकल के शूटिंग सब बढ़िया हो गई। जब रिलीज हुई तो मेरे कैरेक्टर का नामो निशान नहीं फिल्म में। पता चला कि साहब वो पूरी फिल्म कट गई। फिर रमेश जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आखिर में वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ द हम ट्रैक जा रहे हैं, मैं पूरी कहानी को फादर सन के रिलेशनशिप पे ही रखना चाह रहा, तो इसलिए वो ट्रिम हो गया। तो वो हुआ, तो बड़ी तकलीफ हुई जी। लेकिन ये हुआ कि वो अगर मन वो कर देता या उस तरह से कि, तो जो उस वक्त उनसे ताल्लुकात बने जी, वो बाद में मुझे बुनियाद में काम आए जी। तो उसमें मुझे फिर वो बुनियाद में जब सीरियल बनना, और रमेश सिप्पी जैसा बड़ा आदमी सीरियल बना रहे थे, तो और दूरदर्शन के लिए वो बड़ा प्रोजेक्ट था, हम लोग के बाद जी। उसके राइटर भी वही थे, हम लोग बहुत कामयाब सीरियल हो चुका था, बेस बन चुका था, तो बुनियाद उससे बड़े लेवल पे बनाने की बात हो रही थी। तो मनोज श्याम जोशी जी ने वो कहानी लिखी जी, पार्टीशन के दौर से लेके आगे, और उसमें फिर जो रमेश जी ने फिर मुझे वहां पर एक तरह से समझ लीजिए कि उस वक्त जो नहीं हुआ वो वहां उस रोल में मिल गया, और बुनियाद के उस रोल के बाद मुझे एक अभिनेता के रूप, एक तो क्योंकि बड़ा कामयाब सीरियल था, बहुत कामयाब धारावाहिक तो था ही, और आप लाला गेंदामल के रूप में बहुत पहचाने गए, तो उससे मुझे मेरी समझिए टैलेंट को, मेरी प्रतिभा को एक उछाल मिला, बहुत अच्छा खासा, और कई जगह उसके बाद फिर मैंने कई फिल्में उस दौर में की, काफी फिल्में थी। लेकिन एक बात ये बताइए कि आपको ये नहीं कभी लगा कि मैं हीरो बनूं? नहीं, वो कभी नहीं लगा। अच्छा। हाँ, कभी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी क्लियर है। मतलब जब मैं इवन FTI के लिए भी मैं जब जा रहा था जी, फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए, तो मुझसे कई लोग पूछते थे कि भाई क्या तुम्हें हीरो बनना है? मैंने कहा नहीं, हीरो नहीं बनना जी, क्योंकि मैंने कहा कि देखिए आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे आज जो सिनेमा का पोजीशन है, जो कंटेंट हमारे यहाँ अब अप्रिशिएट होने लगा है OTT प्लेटफॉर्म के बाद, ये तो आज मैं कह सकता हूँ मैं एक ऐसा कैरेक्टर कर सकता हूँ जो कहानी का हीरो हो। क्या बात है। क्योंकि वो पात्र हीरो होगा जी। उस वक्त क्या था कि हीरो की वो चॉकलेटी फेस, गाना आना चाहिए, डांस आना चाहिए, एक वो इमेज थी
तो उस इमेज में हम कहीं फिट बैठते नहीं थे। अच्छा। तो वो गलतफहमी थी ही नहीं। जब आए भी थे, ठीक है, यंग भी थे जब उस जमाने में, तब भी ये गलतफहमी नहीं थी कि यार हम हीरो मटेरियल हैं। जी, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये स्पष्ट होना और अपनी क्षमता को पहचानना बहुत बड़ी बात है। और उसी के हिसाब से जब आदमी आगे बढ़ता है तो सफलता मिलती ही है, मिलती है। जी। फिर आपने अमिताभ बच्चन के संग और दिलीप कुमार के संग शक्ति में काम किया, उनके संग का अनुभव अलग रहा होगा। तो पहली बार आपने जब इन लोगों के संग काम किया तो क्या लगा आपको कि हाँ हम कुछ पहुंच गए या? नहीं, देखिए, वैसे तो मैंने जब अपनी, जो मैंने पहले बताया आपको, धुआं फिल्म जो मैंने की थी, जी, उसमें भी मेरा जो पहला शॉर्ट कैरियर का हुआ था वो राखी जी के साथ हुआ था। जी। और इतनी मजे की बात है कि मैं जब पहुंचा तो राखी जी ने डायरेक्टर साहब से पूछा था कि ये रोल कौन कर रहा है। तो उन्होंने कहा एक नया लड़का, अभी उसका टीवी का नाटक मैंने देखा था और बड़ा अच्छा थिएटर का एक्टर है, उसको लिया है। जी। तो राखी जी ने सोचा होगा कौन है पता नहीं। जब मैं सेट पे पहुंचा तो वो डायरेक्टर को बोली कि अरे ये हैं, इनका तो मैंने स्टेज प्ले देखा है। अच्छा, क्या तो बात? उसी कुछ दिन पहले ही जो प्ले रमेश सिप्पी साहब ने देखा था वो राखी जी ने भी देखा था और वो अमिताभ जी ने भी देखा था। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत पॉपुलर मेरा प्ले हुआ था जी। और वो प्ले कई फिल्म के लोगों ने देखा था। तो वो एक बड़ा मुझे सपोर्ट मिला कि भाई अरे ये लोग मेरे काम देख चुके हैं और जानते हैं कि मेरा हुनर क्या है। तो वो भी एक बड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन मिला था। सेटिस्फेक्शन भी होता है और एक ये होता है कि यूं तो आपके पास इतना अनुभव था कि नर्वस होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर होता तो ये हो जाता कि चलिए इन्होंने मेरा काम देखा है तो अब कोई घबराहट जैसी बात नहीं है। हाँ, वाह, बिल्कुल। तो इसलिए वो था। तो अमित जी के साथ भी जब पहला वो शान में वो प्ले देख चुके थे मेरा, जब हम सेट पे मिले तो उनको मालूम था कि मैं प्ले, और वैसे ही अग्निपथ में भी हुआ उनके साथ। जी। यह है कि वो उन एक्टरों में से हैं जिससे एक बुलंदी में पहुंचने के बाद भी डिसिप्लिन क्या होता है, जो आदमी अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेता। और आज भी ऐसे रिहर्सल्स करते हैं कि जैसे एक बिल्कुल न्यू कमर हो। जी। वो सारी चीजें उनमें हैं। तो वो एक लेसन है अपने आप में कि भाई आदमी इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी रिहर्सल कर लें, समय से पहुंचना, उनको देख घड़ी मिला लो आप। और ये नहीं कि भाई कोई न्यू कमर भी है तो चलिए रिहर्सल करें भाई, सीन करें। जी। ऐसी एक ना, या किसी ने कोई बदलाव कहा तो उसको भी उतना ही स्वीकार करना, अगर उन जस्टिफाई लगता है तो यही कारण है कि आज देखिए वो मतलब वक्त के साथ साथ उनमें और भी एक, जो मैं बात थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो आदमी की पॉलिशिंग है वो कभी खत्म ही नहीं होती, रियाज का एंड ही नहीं है। जैसे एक संगीतकार अपने आखिर तक रियाज करता ही रहता है, वैसे कलाकार का भी, एक अभिनेता का भी रियाज खत्म नहीं होता। लेकिन इतना है कि आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। जिस दिन आपने समझ लिया कि नहीं यार आई एम द बेस्ट, बस उस दिन खत्म, उस दिन वो ग्रोथ खत्म हो जाती है। सही बात है। पूर्ण हो गए ये समझना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता कलाकार। वो रहना चाहिए, प्यास रहनी चाहिए। चलिए, अग्निपथ की बात चली है अमिताभ जी की, तो अग्निपथ का ये गीत सुनते हुए आगे बढ़े। गणपति बप्पा। बिल्कुल, हाँ, गणपति बप्पा। अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। जिसने जो मांगा उसने वो पाया, रास्ते पे हैं सब लोग खड़े। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। जिसने जो मांगा उसने वो पाया, रास्ते पे हैं सब लोग
तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुधीर पांडे जी, और एक लंबा अनुभव है इनके पास। बुनियाद से लेके आज ससुराल गेंदा फूल तक हमने देखा इनका धारावाहिक। बहुत लंबा अनुभव है आपके पास सुधीर जी। क्या कहना चाहते हैं, क्या बदलाव आया है? देखिए, बदलाव तो कई स्तर पे आया है जी। बहुत, मतलब सिनेमा में भी और टेलीविजन में भी, जी। दोनों में। अब उस वक्त जैसा मैंने आपको बताया कि शान किया, उसके बाद और कई छोटी मोटी सब तरह की फिल्में की, बड़े बैनर की भी की, छोटे बैनर की लगभग भी। कितनी फिल्में कर चुके हैं आप? काफी कर चुका हूं मैं, करीब। देखिए, ऐसे कलाकार होते हैं, कोई गिनती नहीं रखते। हाँ, नहीं। नहीं, बहुत सारी फिल्में हैं। 100 के करीब तो होंगे। जी। और वही 50-60 सीरियल भी होंगे, और जी। बल्कि ज्यादा ही हों, सीरियल ज्यादा। सीरियल क्योंकि काफी। हुआ क्या था जी। कि जब मैं ये बुनियाद किया, बुनियाद के बाद मुझे काफी रोल्स मिले बहुत। फिल्मों के। जी। मोहन कुमार की एक फिल्म थी अम्बा, जी। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी वो। अच्छा। वो मुझे मिली, और उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था। एक और फिल्म थी, उसमें मैं श्रीदेवी के फादर का कैरेक्टर था, बंजारन। जी जी। वो मैंने की। उसके बाद ये नजदीकियां की, तो बहुत सी फिल्में की। फिर जी। अग्निपथ की। अग्निपथ में ये था कि 90s की फिल्म है वो। जी। अच्छा, वहां तक क्या था, अग्निपथ के ही आसपास जी। एक वक्त ऐसा आया कि मैं काम कर रहा था, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था। अच्छा। मैं ये कह लूं कि एक जो होता है ना, एक थोड़ा सा नेगेटिविटी का मोमेंट कह लीजिए, या एक डिप्रेशन का मोमेंट कह लीजिए। लगा कि एक ठहराव आ गया, कोई बदलाव आना ठहराव आ चाहिए। गया है, और जो करना चाह रहा हूं वो नहीं हो मिल रहा है। अच्छा। काम कर रहा हूं, काम मेरे पास है, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन तो आप क्या करना चाह रहे थे उस वक्त? मैं उस वक्त अच्छे कैरेक्टर्स तलाश करना चाह रहा अच्छा। था, क्योंकि चॉइस थी नहीं। कर लेता था जहां भी ऐसा लगता था कि इसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश है, चलो भाई पैसे मिल रहे हैं, कर लेते हैं। जी। तो एकदम ही घटिया नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इतना दिखाने को है। जी जी। तो कर लेता था, लेकिन जिस तरह के रोल चाह रहा था, कला दिखाना चाह रहे थे, वो नहीं दिख पा रहे। बड़े पर्दे पे जो करना चाह रहा था वो हो नहीं रही थी, कोई बात बन नहीं रही थी। अग्निपथ की मैंने, फिर अग्निपथ के बाद वो 90s का दौर है, तो उसी दौर में 90s में मेरी शादी भी हुई। जी। और उस फेज में शादी हुई जब मैं इस सोच से गुजर रहा था। ओहो हो। और फिर क्या हुआ कि धीरे 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 मुझे ऐसा लगा कि यार ये मजा नहीं आ रहा, क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा। अब किया क्या जाए भाई, लोग काम जानते हैं, काम आना चाहिए कोई अच्छा हाथ में। और डोर टू डोर जिसे स्ट्रगल लोग कहते हैं, वो आदत नहीं, ना जाने की इच्छा, क्या करेंगे भाई, उसके बाद रोल होगा, मेरे लायक तो देगा, खुद ही दे देंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि ये प्राइवेट चैनल आ गए। जी। जी टीवी आया, उसमें सीरियल्स बनने लगे, तरह तरह के सीरियल्स बनने लगे। तो एक सीरियल आया कैंपस। जी, कैंपस। तो वो भट्टाचार्य डायरेक्टर था उसका, संजीव, बहुत टैलेंटेड लड़का था। तो उसने कहा सर आप उसमें हमारे ये कमिश्नर का रोल कीजिए, और ये मैं कहा ठीक है करते हैं। मैंने कहा ये एक नया माध्यम आया है जी, जो कि ऑलरेडी वैसे बुनियाद से आ चुका था, लेकिन फिर वो दूरदर्शन के ही शो बन रहे थे। हाँ, फिर ये रंगीन में आया इधर मामला। हाँ, लेकिन कोई ऐसे शो नहीं बन रहे थे बुनियाद के लेवल के। जी। बस ऐसे ही शो बन रहे थे, जिसमें से मैंने भी एक किया जो बहुत पॉपुलर हुआ, कर्मभूमि। ये अपना कहानी थी प्रेमचंद जी की, बहुत बढ़िया सीरियल था, बहुत कामयाब सीरियल था, दूरदर्शन का था। जी जी। तो उस तरह से मैंने 2-3 किए। कहीं ऐसा लगता था कि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम आया है जो हम जैसे कलाकारों का, कैरेक्टर एक्टर्स का, एक ये कह लीजिए तिनके का सहारा, जी, डूबते को जिसे कहना चाहिए, या जिनको अच्छे कैरेक्टर करने की आदत। तो मैंने कहा टीवी का एक माध्यम आया है, कुछ दिखाने को मिल रहा है, जिसमें कुछ मिलेगा। जी। तो फिर मैंने ये कैंपस मैंने किया। तो कैंपस में वो मेरा रोल, कैरेक्टर भी बहुत सराहा गया। जी जी। और उसी वक्त क्या हुआ कि जो कैंपस का डायरेक्टर था संजीव भट्टाचार्य जी, उसने मुझसे कहा कि सुधीर भाई एक सब्जेक्ट है मेरे पास बहुत जबरदस्त, उसको मुझे बनाना है जी। और उसमें राइटर थे मीर मुनीर इसके साथ, जो कैंपस भी लिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो आप करोगे तभी हम बनाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई अमानत की। अमानत। हाँ। उन्होंने कहा कि एक लाला लाहौरी राम का कैरेक्टर है, पार्टीशन के बाद आया है जी। हलवाई की दुकान थी, अब यहाँ पे हलवाई का ही कारोबार है, और 7 बेटियां हैं जी। 7 बेटियां हैं, माँ नहीं है। और पात्र ऐसा है जो इन 7 बेटियों का बाप तो है ही जी जी, माँ भी है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बाप का डिसिप्लिन, बाप के इमोशंस और माँ का ममत्व दोनों चाहिए, दोनों उसमें चाहिए, और वो हमें लगता है आप कर पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी है, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा यार तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, उसी बीच मेरा एक कॉमेडी शो बहुत पॉपुलर हो रहा था, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं सोनी पे जी। वो सतीश कौशिक गुजर गए जी, वो भी हमारे दोस्त ही थे।
तो उसने भी ये कॉन्सेप्ट जब सोचा तो उसने मुझसे कहा सुधीर यार तुम करो। तो मैंने कहा नहीं ये तो तुम खुद ही कर सकते हो, इसमें क्या है? हाँ वो भी अच्छे कलाकार थे। तुम खुद ही कर सकते। पर नहीं यार मेरी कंपनी में फिल्म में करूंगा, इस सीरियल मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और डायरेक्ट करूंगा, तो तू ही कर। जी। तो वो मैंने किया। तो वो अमानत से पहले था। जी जी। तो बड़ा पॉपुलर हो गया था कॉमेडी का, भयंकर कॉमेडी उसमें थे। वो गोलचा सेठ है, पैसे लुटाता रहता है, हाँ। मोटी तोंद बनवाई थी अलग से। अच्छा। तो वो चल रहा था, तो किसी ने कमेंट कर दिया, कहा कि भाई सुधीर जी का तो ये कॉमेडी शो चल रहा है, ये अमानत इतना सीरियस कैरेक्टर और ये सब इतने डायमेंशन वाला, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोग कहेंगे तो कॉमेडी कर रहे हैं इधर के। बट वो डायरेक्टर जो है अपना संजीव, उसको इतना फेथ था कि पूछो मत, और राइटर को। तो उन दोनों का नहीं था, वो कॉमेडी करें कुछ भी करें, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, और वो हमारा तो कैरेक्टर वही करेंगे। ओह। और इस तरह से फिर अमानत शुरू हुआ। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। एंड हाईएस्ट रेटिंग, उस दौर की हाईएस्ट रेटिंग, टीआरपी रेटिंग। ये बहुत बड़ी बात है। ये होता है कि आपका जो कहना चाहिए कि रियाज था, हाँ रियाज, वो बोल रहा था, ये तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जी वहां से फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि यार ये जो मीडियम शुरू हुआ है टेलीविजन का, ये मजा दे रहा है। तो उसके बाद फिल्में आती भी थी मेरी जी, मैं कहता था रहने दो, क्योंकि जो रेगुलर रोल्स आते थे ना, वो मैं छोड़ देता था। ये माध्यम मजा दे रहा है, क्योंकि एक तो फैला हुआ अभिनय मिलता है आपको, बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल, से पूरा टाइम मिलता है, पूरा टाइम मिलता है। और जो आप फर्क की बात पूछ रही थी तब और आज, उस जमाने में ये था, मतलब 12-12 घंटे शूटिंग चल रही है पागलों की तरह जी, मतलब एक खत्म करना ही है, इतने एपिसोड निकालने ही है, ये करना है, बिल्कुल मशीन की तरह। उस वक्त अमानत के टाइम में हम लोग क्या करते थे, बाकायदा टाइम लेते थे, आराम से सेट पे बैठते थे, सीन को पढ़ते थे, पढ़ के रिहर्स करते थे, उसको जज्ब करते थे। फिर अगर रीजनिंग लॉजिक हमें ठीक नहीं लगता था तो आर्गुमेंट भी होता था कि नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर वो ऐसा होना चाहिए, चर्चा होती थी। 2-4 मौके तो ऐसे आए जिसमें वो चर्चा की वजह से आधा दिन शूटिंग नहीं हो पाई जी, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आया वो सही होना चाहिए, बहुत अच्छा निकल के अच्छा होना चाहिए। तो ये एक ठहराव के साथ जो काम करने का मजा आता था ना, वो आज नहीं है। तो यही रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस जमाने में मैं जब टीवी को मैंने अडेप्ट किया जी, तो मैंने फिल्में अपने आप जो अच्छी होती थी वही करता था जी, बाकी मैं सीरियल पे ही ध्यान देने लगा। तो इसीलिए मैंने वहां इतने खूबसूरत सीरियल उस वक्त किए पूरे दौर में जी, एक से एक कामयाब शो, तेजस्विनी, ससुराल गेंदा फूल, अभी लास्ट 3 साल पहले बेलन वाली बहू जी, बेलन वाली बहू, अभी जिंदगी मेरे घर आना लास्ट ईयर, इशारों में जी, मतलब सीरियल मैंने इतने ज्यादा किए और इतने अच्छे कैरेक्टर्स किए, इतनी डायमेंशंस वाले कैरेक्टर्स किए कि मैंने फिर उस वक्त फिल्म के कैरेक्टर्स को फिर मैंने जी, अब टीवी में कोई वो रहा ही नहीं जी हाँ, ससुराल गेंदा फूल जैसे कि एक पारिवारिक धारावाहिक था, और कहीं ना कहीं उसमें सबक मिलता था, और एक संयुक्त परिवार की रूपरेखा को लेकर चलने वाला और उसके महत्व को समझाते हुए एक धारावाहिक चल रहा था, और लोगों में ये जज्बा है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा वैसी छोटी बहू आएगी तो उसको किस तरह से संभालना है और कैसे संभालने पर वो संभल जाएगी। तो ये सारी चीजें वाकई ये सबक देती हैं। बिल्कुल। तो अब वो चीजें शोज में खत्म होती जा रही हैं, तो इसलिए अब क्या हो गया कि अब मैंने सीरियल कम कर दिए हैं जी। उधर सिनेमा में क्या हुआ है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, कंटेंट सिनेमा, नए कैरेक्टर्स, जैसे पुराना फिल्मी फॉर्मूला चलता ही नहीं। अब नई थीम, नई कहानियां, जिन कहानियों पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था काम करने पे, वो आज वो कैरेक्टर तैयार हो रहे हैं जी। जब से मिला हूँ तुझसे मुस्कुराता रहता हूँ, जो भी मिलता है मुझसे सुनाता फिरता हूँ। दूर रहना इस माया जाल से, वरना तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा।
सोचता था बेवजह, ख्वाबों की खिड़की थी बंद, अब इश्क होगा भी क्या, तुझसे यूं थोड़ा खुल गया हूँ मैं, यूं तेरी आंखों में घुल गया हूँ मैं। ओ, जैसे पानी में चंदन हुआ, दिल अब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। तो आपका क्या सपना है अब आगे, क्या सोच रहे हैं आप? अभी तो वही फिल्म कर रहा हूँ। अभी जैसी एक फिल्म मेरी रिलीज हुई है, मिशन रानीगंज, जो जी। कोयले की खदान की ट्रेजेडी पे थी बेस्ड, जी। वो कंप्लीट हुई। उसके बाद एक फिल्म और तैयार है, वो भी एक सोशल सटायर है, उसका नाम है सरकार की सेवा में। जी। वो श्रेयस तलपड़े ने डायरेक्ट की है और बहुत अच्छी बनाई है वो फिल्म। छोटी फिल्म है। अब ये है कि शायद वो लोग मार्केटिंग वगैरह अभी तक तो कहीं कर नहीं पाए या क्या है। और एक कॉमेडी फिल्म अभी मैंने कंप्लीट की है जो शायद फरवरी तक रिलीज होगी, और उसका नाम है लव की अरेंज मैरिज। लव की अरेंज मैरिज, ये है। और अब थोड़ा सा ये है कि कुछ फिल्म प्रोडक्शन और कुछ वेब सीरीज प्रोडक्शन, इसकी तरफ कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा। कि एक दो सब्जेक्ट्स पे काम भी किया है, चल रहा है, मतलब काम चल रहा है। अब कहाँ ये बैठेगा फिट, ये देखता हूँ। लेकिन अभी इमीडिएटली डायरेक्शन पे नहीं जाना था, लेकिन एक विचार है, विचार है। तो लेकिन वहां जाने से पहले मुझे थोड़ा सा एक अपना एक कंपनी फॉर्म करके उसको बना, चाहे वो किसी और से बनवाऊं, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी पूरी। तो तैयारी हो गई है जी। एक फर्म प्रोप्राइटर कंपनी मैंने रजिस्टर कर ली है और उसी के अंडर ये दो सब्जेक्ट्स पे काम चल रहा है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी। जो भी ये इच्छा है प्रोडक्शन की लाइन में पूरी हो और हम लोगों को और भी कुछ अच्छा देखने को मिले। जरूर। सुधीर पांडे जी, खाली समय में अपने शौक किस तरीके के पूरे करते हैं, या क्या शौक है आपके? शौक मेरा एक तो क्या है, घूमने का बहुत है। अच्छा। कि जब समय होता है मैं घूमने फिरने निकल जाता हूँ जी। और कभी कभी उत्तराखंड ही निकल जाता हूँ कि चलो भाई पहाड़ पे ही चले जाएं। क्या बात है। तो वाइफ और वो लोग इतना ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि मैं कभी भी मूड बन गया चलो भाई चलते हैं, घुमाते हैं वहाँ कर। लेकिन जब पूरी परिवार हमारा फ्री रहता है तो साथ में ही निकल जाते हैं। बिल्कुल, यही हम पूछना चाह रहे थे कि अभी आपका अपने गाँव से, यानी अपनी जन्मभूमि से कितना जुड़ाव है उत्तराखंड से? जुड़ाव बस इतना ही है, क्योंकि पैतृक संपत्ति और वो चीजें तो रही नहीं हमारी, क्योंकि वो तो सब डिस्पोज ऑफ हो गई। लेकिन ये है कि अल्मोड़े में घर था तो वो निकल गया। तो ये है, अब जाते हैं, होटलों में रहते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं ना, ये अच्छी बात है। लेकिन वो वहाँ की मिट्टी, वहाँ की खुशबू को महसूस करते हैं। क्या बात है। और जहाँ पिताजी पढ़ते थे कॉलेज में, ये सब जगहों पे जाते हैं तो वो लोग पहचानते हैं, मिलते हैं। हाँ, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा, और चूंकि काफी लोगों को पता ही है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और वहीं का हूँ, तो जब वो लोग मिलते हैं तो मुझे उनको कहते हैं कि हमें बड़ा फख्र होता है कि आप हमारे प्रदेश से हैं, हमारे प्रांत से हैं। तो वो एक खुशी तो होती है वहाँ के लोगों की। और हिमालय का एक अपना अलग है, देवभूमि का जो एक खिंचाव है, जुड़ाव है, वो बहुत अलग है। लेकिन क्या होता है कि अब वहाँ बैठ के रेगुलर आप कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि जैसा कि हमारी इंडस्ट्री कुछ भी कह लीजिए अभी भी मुंबई तक सीमित है जी। क्योंकि यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज 100-150 साल से बना पड़ा हुआ जी। हाँ, बिल्कुल। तो उसको एकदम बदलना, हालांकि दिल्ली, वहाँ नोएडा वगैरह में कोशिश हो रही है कि स्टूडियो बनाएं, लेकिन अभी पैसे कम लगते हैं, लोग प्रोफेशनल ज्यादा हैं, ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर आपको क्योंकि दूसरे शहरों में क्या है कि ठीक है काम बहुत हो रहा है आज, बिकॉज कंटेंट वाला सिनेमा बन रहा है, एक्चुअल लोकेशंस पे लोग शूट करना चाह रहे हैं, एक्चुअल लोकेशंस पे जाना चाह रहे हैं। लेकिन उन लोकेशंस पे पहुंच के वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिल सकता। बाद के प्रोडक्शन का जो काम है, प्रोडक्शन शूटिंग के बाद वाला, वो यहीं करना पड़ता है। तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन परिवर्तन ये है कि जैसा कहते हैं कि भाई कला जो है वो समाज का आईना ही होती है, तो वो चीज तो आ रही है। बिल्कुल सही बात है। तो अब देखते हैं कि इसमें कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीच में एक, जैसा मैंने बताया था, एक दौर आया था जी। तो एक हमारे कुछ दोस्त थे अभी, मतलब ऐसे ही जो हमारे साथ के कलीग हैं या वो हैं, कभी बैठते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई सुधीर भाई तुम्हें
जो मुकाम मिलना चाहिए था वो उतना मिला नहीं। बहुत गुंजाइश थी तुम्हारी जो टैलेंट है उसके हिसाब से जी। तो मैंने कहा ये भी एक नजरिया सोचने का। दूसरा नजरिया ये है कि भाई इतना भी मैं कर पाया तो मैंने एक तो मैंने एक उसमें एक छोटा सा वो लिखा था, शेर कह लीजिए या कविता कह लीजिए, शेर जैसा है कि पूरा न भरा गिलास मेरा तो कोई गम नहीं, पूरा न भरा गिलास मेरा तो कोई गम नहीं, ये जो आधा भरा है गिलास मेरा ये भी कम नहीं। क्या बात है। हाँ। क्या बात है। तो ये मैं तो लिखने का भी मुझे है, कभी कभी लिखता रहता हूँ। अरे वाह। अपने ही विचारों को उसमें सीमित तरीके से लिख देता हूँ। तो ये ख्याल अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आया था। वाह वाह वाह। जो ऐसे ही दोस्तों में बात होते होते मेरे बचपन के दोस्त स्कूल के। लेकिन खुद आपको क्या लगता है कि और भी बहुत कुछ अभी करने के लिए तो खैर बाकी है ही, कभी अंत तो होता नहीं है बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है। अब देखिए उसमें कितना, किसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं और करेंगे, अगर क्या लगता है आपको कि अभी भी लगता है कि हम फलां के संग काम करें या नहीं? अभी ये नहीं लगता अभी ऐसा नहीं लगता कि इसके साथ करें इसके साथ। अभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा क्रिएट खुद ही करें जी जो एक चर्चा का विषय बन जाए, और या एक कि भाई अभिनेता का ये रूप भी बिल्कुल अलग है। इस तरह के पात्रों की गुंजाइश अब होने लगी है जब से ये कंटेंट सिनेमा आया है, ओटीटी आया है। तो ऐसे पात्र जो हम उस दौर में नहीं सोच सकते थे, समाज के ऐसे कैरेक्टर्स, उनको करने की, उनको पोर्ट्रे करने की अब गुंजाइश बहुत बढ़ गई है। हाँ, तो विस्तार बहुत हुआ है, विस्तार बहुत हुआ है। तो उस पे ध्यान दे के मैं ये कुछ करना चाह रहा हूँ। अगर अब कितना हो पाएगा मालूम नहीं लेकिन ये बात तो है। लेकिन फिर अगर हम बात करें कि किस हीरो या हीरोइन की फिल्म आपको देखना पसंद है, या आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी थी देखने के लिए? आपने कोई खास लगाव फिल्मों से शुरू में देखने का? शुरू में रहा, मतलब कोई पर्टिकुलर फिल्म से ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ उस दौर के जैसे जो एक्टर्स थे हमारे, जो बचपन में जिन एक्टर्स ने मुझे प्रभावित किया या जिनका समझ लीजिए कि एक ये होता था कि इनको देखता हूँ और आज भी कभी पुरानी फिल्में देखता, जिसमें से एक मोतीलाल थे। क्या बात है जी। और बलराज साहनी थे। हाँ। संजीव कुमार जी। ये मेरे पसंदीदा एक्टर थे। बाकी हीरोज थे तो उनमें मैं इतना वो नहीं था कि भाई ठीक है दे आर सक्सेसफुल हीरोज जी, बट अभिनय की जो एक वो होती बारीकी होती है वो जो... मोती जी और बलराज जी, संजीव कुमार साहब, क्या बात है, इनमें बहुत जबरदस्त वो गुंजाइश थी। मतलब वो एक प्रतिभा का वो लेवल था उस दौर में। हाँ, मतलब वक्त से आगे थे वो लोग। जब सही बात, थोड़ी सी इलेबोरेट काइंड एक्टिंग होती थी वो रियलिस्टिक करते थे। सही बात है। एक लाउड एक्टिंग के जमाने में दे वर रियलिस्टिक एक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। अब आज जैसे रियलिस्टिक एक्टर्स का पैटर्न बन गया है, अब फिर से आ रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि ड्रामा क्या होता है, वरना क्योंकि ड्रामा को लेके भी पहले रिजिडिटी थी बहुत जी, कि लाउड होना ही है, ये करना ही है, थोड़ा सा एक्सेजरेट करना। जबकि वो लोग थिएटर वालों को लाउड कहते थे, सिनेमा वाले कहते थे यार थिएटर एक्टर तो बहुत लाउड होता है, जबकि वो खुद ही लाउड होते थे। जबकि थिएटर आज इतना रियलिस्टिक हो गया कि आप बिल्कुल पृथ्वी थिएटर में आप प्ले देखने जाइए तो बिल्कुल लगता है कि मतलब विस्पर भी सुनाई देता, घर में कुछ चल रहा है, बस ऐसे ही लगता है। हाँ। तो थिएटर इतना रियलिस्टिक हो गया जी, तो बदलता रहता है, पैटर्न बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती। तो यूं तो बातें करते रहने का दिल है सुधीर जी, लेकिन फिर भी कार्यक्रम समाप्त तो मतलब कहीं विराम तो देना ही होगा। लेकिन उससे पहले गीत सुनना चाहते हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे सर? कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सुनते हैं आनंद फिल्म का ये गीत। बहुत ही बेहतरीन फिल्म, बहुत ही बेहतरीन जी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं दोस्तों, और हमारे साथ हैं आज कलाकार सुधीर पांडे जी। बहुत रोचक और थोड़ी अलग हटकर बातें हुई आज, बहुत अच्छा लगा। विविध भारती में हमारे श्रोताओं को याद दिला दें कि अभी हमने चित्रलेखा धारावाहिक सुना, यानी कि पुनः प्रसारण उसका हमने किया, और हमारे साथियों ने उसको बहुत सराहा, पसंद किया। उसमें आपकी भी आवाज है। विविध भारती के संग आपने जो काम किया उसका थोड़ा सा अगर कुछ याद हो तो बताइए। नहीं, विविध भारती के लिए काफी काम किया था मैंने। फिर बीच में वैसा ही हो गया था कि रेडियो से थोड़ा सा कांटेक्ट कम हो गया था, लेकिन रेडियो के लिए ऐसा रहा है कि जब भी मुझे किसी ने रेडियो के लिए बुलाया है और मेरे पास समय रहा है तो मैं जरूर आया। तो लोकेंद्र जी यहाँ पर थे जी, तो वो जब भी कुछ करते थे जी, तो बीच बीच में पूछ लेते थे, यार एक अच्छा सा रिकॉर्डिंग की जाए, एक ड्रामा किया जाए, करोगे? तो समय के हिसाब से कर लेंगे एडजस्ट, ये वो। तो इस तरह से एक दो चीजें की थी हमने जी। तो जिसमें ये चित्रलेखा जो है जी, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो अभी फिर से सुनाया गया जी, वो बहुत बढ़िया था। उसमें इतना मजा आया और मतलब पूरे इमोशंस उसमें निकल कर आए जी, और बहुत ही आनंद आया उस रिकॉर्डिंग को करने में। तो इसी तरह था। तो वो लोकेंद्र जी जब लाते थे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लाते थे, तो और बुलाते भी तभी थे कि जब कुछ करने लायक मजेदार हो। जी। तो बाद में फिर उन्होंने उनके रिटायरमेंट से पहले कुछ ये हवा महल के लिए झलकियां उन्होंने कहा करते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने वो भी की। जी हाँ, 4-5 झलकियां शायद की। जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी हमारे श्रोता सुनते हैं। हाँ। जरूर जोड़ रहे होंगे और कुछ याद कर रहे होंगे। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कुछ हम आपके संग काम करेंगे, यानी कि विविध भारती में कुछ और प्रोडक्शन हो गया तो हम आपको याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कुछ हो। इसी उम्मीद के साथ आज यहाँ इस बात को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य कि आज मुझे यहाँ आपने बुलाया और हम बातें कर पाए, पुरानी यादें ताज़ा कर पाया। और खासतौर से ये रेडियो की रिकॉर्डिंग और रेडियो के स्टूडियो में, जैसे ही मैंने पहले भी आपको बताया कि जब पहुंचता हूं तो मुझे अपना बचपन का वो रेडियो के नाटक का जो दौर है जी, और जहां से मैंने शुरुआत की रेडियो नाटकों से, तो वो दौर एकदम आंखों के सामने आ जाता है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये था जाने माने चरित्र अभिनेता सुधीर पांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दुनिया चली मार्स पे, चांद ज़मीन पे बिखरे हो, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। भैया दाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। यादों का सिलसिला